आज हम डिस्कस करेंगे एक और वर्ड प्रॉब्लम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन की। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन सीखा था, साथ में एक वर्ड प्रॉब्लम ली थी। आज के लेक्चर में हम एक और वर्ड प्रॉब्लम ले रहे हैं जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन से ही है। पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, फिर हम उसके सॉल्यूशन पे आते हैं। A tightly stretched string with fixed end point x equal to 0 and L is initially in a position given by y is equal to y0 sin cube pi x by L। फर्स्ट लाइन को पहले हम समझते हैं। क्वेश्चन में जो हमें फर्स्ट लाइन दी है उसमें हमें बताया है कि हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, उसको दो फिक्स एंड्स के बीच में O और A, ठीक है, इसके बीच में हमने स्ट्रिंग को कस के बांधा हुआ है। इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो है L, ठीक, एक्स एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इस एक्स एक्सिस पे हमने स्ट्रिंग को कस के बांधा हुआ है। इसके जो एंड्स हैं वो एक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर एक्स इज इक्वल टू L है। इज इनिशियली इन ए पोजिशन गिवन बाय y इज इक्वल टू दिस वैल्यू। हमने क्या करा, इनिशियली हमने इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया, टाइटली स्ट्रेच कर रहे हैं स्ट्रिंग को। तो जब हमने स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया तो स्ट्रिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी, जैसे आप किसी गिटार की स्ट्रिंग को स्ट्रेच कीजिए, कोई कस के धागा बांधिए दो सिरों के बीच में, उसको ऐसे खींचिए तो वो कुछ इस तरह की फॉर्म ले लेगी। ये स्ट्रेचिंग पे भी डिपेंड करता है, आपने एक हाथ से स्ट्रेच किया है, आपने दोनों हाथों से स्ट्रेच किया है, आपने किस तरीके से इसको स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया हुआ है, डिपेंड्स ऑन इट। तो यहाँ पे इनिशियली जो पोजीशन आ रही है, जो स्ट्रिंग की पोजीशन आ रही है स्ट्रेच करने पर, ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जो स्ट्रिंग की जो पोजीशन आई, ये जो डिफॉर्म हुई यहाँ से अपनी पोजीशन से इसने चेंज किया खींचने की वजह से, ये कितना आया, y इज इक्वल टू y0 साइन क्यू बाय एक्स बाय एल। ये वो है जो हमें जब हम वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन कर रहे थे, वहाँ इनिशियल कंडीशन थी कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाता है। तो वो एफ एक्स है, एफ एक्स माने वो जो कर्व फॉर्म ले लेती है स्ट्रिंग स्ट्रेच होने पर, ये वो चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ एक्स ये दिया हुआ है हमें। इससे प्रीवियस क्वेश्चन को जब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, वहाँ पे एफ एक्स कुछ और था। जब हमने वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन किया था वहाँ पे हमने एफ एक्स ही लिया हुआ था। फिर उसके बाद के न्यूमेरिकल में एफ एक्स की कुछ हमारे पास वैल्यू आई थी। आज हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है y0 साइन क्यूब पाई एक्स बाय एल। इफ इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम इट्स पोजीशन, अब इस पोजीशन से, दिस पोजीशन से हम इसे रिलीज कर देंगे, ठीक। रेस्ट माने टाइम t इज इक्वल टू जब 0 है तो हमने इसको वहां से रिलीज कर दिया। अब रिलीज करेंगे तो क्या होगा, इसमें वाइब्रेशंस आएंगी, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है इसमें, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बाई एक्स टी, किसी टाइम t पर, किसी वैल्यू x पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे टाइम का और x का फंक्शन है, टाइम और स्पेस दोनों का फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट जो है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अगर हम इसको ऐसे स्ट्रेच करके छोड़ दें, तो जो वाइब्रेशंस होंगी, वो जो अप डाउन हो रहा होगा, उस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो क्योंकि ये वाइब्रेशन से रिलेटेड है, स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, तो ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, क्योंकि स्ट्रिंग की डायमेंशन जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये वन डायमेंशन वेव इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक। तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन, पहले हम इसकी इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन की। द इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशन वेव इक्वेशन इज, वन डायमेंशन वेव इक्वेशन इज क्या होगी, del 2y del t2 इज इक्वल टू c स्क्वायर del 2y del x स्क्वायर। ये हमारी वेव इक्वेशन आ गई। अब हमने इसका सॉल्यूशन निकाला हुआ है, तो मैं वो सॉल्यूशन डायरेक्टली यूज कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आपको एग्जाम में वो सॉल्यूशन कैलकुलेट करके दिखाना है। कैसे कैलकुलेट करके दिखाना है, आप यहाँ मानेंगे y जो है वो x और t का फंक्शन है, फिर आप इसमें जो है वेरिएबल सेपरेशन की हेल्प से y को जो है x और t पुट करेंगे और फिर वेरिएबल सेपरेट कर देंगे। फिर हम उन जब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे तो वहाँ पर हम जो वो सेपरेशन वाली इक्वेशंस होंगी उनको हम किसी कांस्टेंट के इक्वल मानेंगे। तो
कांस्टेंट यहाँ पे याद रखना क्या लेना है, -p² लेना है, क्योंकि -p² कांस्टेंट लेने के बाद जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो हमारे क्वेश्चन के नेचर के साथ वेल कंसिस्टेंसी के साथ होगा और हमें एक बेस्ट आंसर देगा। तो वहाँ से हमारा जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, बट यू हैव टू शो द सॉल्यूशन। अगर आप एग्जाम में इसका क्वेश्चन करेंगे, टेस्ट में इसका क्वेश्चन करेंगे, तो आपको ये सॉल्यूशन भी करके दिखाना है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी और आज भी मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ। तो द सॉल्यूशन, मैं सॉल्यूशन डायरेक्टली ले रही हूँ, आपको इसका सॉल्यूशन सॉल्व करके देना है। हम प्रीवियस लेक्चर में इस सॉल्यूशन को सॉल्व भी कर चुके हैं तीनों केसेस के लिए। आप चाहे तो जो केस आप ले रहे हैं उसके लिए ही सॉल्यूशन दिखा दीजिए, पर दिखाना यहाँ पे सॉल्यूशन को बहुत ज़रूरी है। तो सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन इज क्या होगा, वाई एक्स टी की जो वैल्यू होगी वो होगी C1 cos px, C2 sin px, C3 cos pct, C4 sin pct। ये p क्या है, ये p वो कांस्टेंट था -p² वाला, ठीक है। c हमारा ये है, ये क्वेश्चन में जो दे रखा है। t हमारा जो y है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और x जो है वो हमारा y का ही एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये सॉल्यूशन हमने ले लिया। अब हम याद करते हैं बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशंस को। तो बाउंड्री कंडीशंस जो हैं क्वेश्चन में क्या होंगी, देखो बाउंड्री कंडीशंस वैसे भी आपको याद होनी चाहिए, इनिशियल कंडीशन थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है, बाउंड्री लगभग सेम चलेंगी। क्या है बाउंड्री कंडीशन, कि यहाँ पे जीरो पर जब x की वैल्यू जीरो है, टाइम कुछ भी हो, x की वैल्यू जीरो है, टाइम कुछ भी हो, आप यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं दे सकते, आप यहाँ से स्ट्रिंग को स्ट्रेच नहीं कर सकते ना इस जीरो पॉइंट से, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जब x की वैल्यू जीरो होगी तो y जीरो हो जाएगा। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, जब x की वैल्यू l हो जाएगी, मतलब दूसरे एंड पे जब आप चलेंगे फुल लेंथ के उसमें, तब भी आप यहाँ से स्ट्रिंग को स्ट्रेच नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर भी कोई डिस्प्लेसमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो ये दो बाउंड्री कंडीशंस हैं, y की वैल्यू जीरो होंगी जब x की वैल्यू जीरो है या x की वैल्यू l है, उस केस में डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अब आते हैं इनिशियल कंडीशंस पे। इनिशियल कंडीशन आपके क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ इट इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम दिस पोजीशन, उसको रिलीज किया जब वो रेस्ट में था, रेस्ट का मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर जीरो थी। तो इनिशियल कंडीशन फर्स्ट क्या आ गई यहाँ पे, कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो जीरो है एट टाइम इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो जब टाइम जीरो है, वो जब टाइम जीरो है, वो जो रेस्ट पोजीशन है, तो वहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या है, जब आपने उसे स्ट्रेच किया हुआ है स्ट्रिंग को, उस समय भी वो रेस्ट पोजीशन पर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, साइन क्यूब पाई एक्स बाय एल एट एक्स टी इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारी चार कंडीशंस हैं, हम इन चार कंडीशंस को अपने सॉल्यूशन में लगाएंगे। देखो ये क्वेश्चन है, इसका ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कैसे आया ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने तीनों केसेस के लिए बताया है, आप जो जेन्युइन केस है जिसे हमें लेना है डायरेक्टली उसके लिए भी लेके दिखा सकते हैं न्यूमेरिकल के केस में। फिर हम लेते हैं बाउंड्री कंडीशन। ये जो बाउंड्री और ये जो इनिशियल कंडीशंस होती हैं, इनकी हेल्प से हम इन कॉन्स्टेंट्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं C1 C2 C3 C4 और एक कांस्टेंट हमने P ले लिया था खुद से भी, तो इन सब की वैल्यूज को हमें फाउंड करना है, पता करना है बाउंड्री और इनिशियल कंडीशंस को लगा के। तो पहले बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे फिर इनिशियल लगाएंगे। और एक चीज़ का हमें और ध्यान रखना है, जब हम इनमें ये बाउंड्री और इनिशियल कंडीशंस लगाएंगे, तो जैसे जैसे हमें कॉन्स्टेंट्स मिलते जाएंगे, हम अपने सॉल्यूशन में उसको तभी के तभी अपडेट करते रहेंगे, ताकि दूसरी कंडीशन लगाने से पहले पहली कंडीशन का रिजल्ट इसमें अपडेट हो जाना चाहिए। उसके बाद हम फिर दूसरी कंडीशन लगाएंगे, फिर जो दूसरी कंडीशन का रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, देन फिर हम तीसरी या चौथी कंडीशन पे जब जाएंगे, तो ये साथ के साथ अपडेट करना है। तो अब इसमें हम बाउंड्री कंडीशंस लगा रहे हैं अपने क्वेश्चन में। तो मैं एक बार रिजल्ट यहाँ दोबारा से लिख लेती हूँ, वाई एक्स टी इज इक्वल टू C1 cos px प्लस C2 sin px
फिर हमारा जो दूसरा ब्रैकेट था C3 cos PCT C4 sin PCT, और हम लगा रहे हैं बाउंड्री कंडीशन 0t पर y 0 है, पहली बाउंड्री कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सॉल्यूशन है रिजल्ट नंबर 2 है, इसमें हम x को 0 रख देंगे। तो मैंने यहाँ x को 0 रख दिया। तो C1 जब आप cos में 0 रखेंगे तो cos 0 1 हो गया। C2 sin 0 0, तो C1 बचा इस ब्रैकेट में x को 0 रखने पर। दूसरे ब्रैकेट में कहीं पर भी x नहीं आ रहा है, तो ये ऐसे ही चलेगा cos PCT C4 sin PCT। और ये क्या है, क्वेश्चन में हमें क्या बताया है कि इसकी वैल्यू 0 है। अब कंपेयर करोगे, या इन दोनों की प्रोडक्ट 0 आ रही है, तो ये अगर मैं इस ब्रैकेट को 0 मान लूंगी तो मेरा पूरा सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। तो ये तो 0 नहीं हो सकता ये पूरा ब्रैकेट, तो इट इम्प्लाइज C1 इक्वल टू 0। अब हमें पहला कांस्टेंट वैल्यू मिल गई कि C1 की वैल्यू 0 है, और ये हर क्वेश्चन में यही आ रही है। हम जब सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, फिर हमने वर्ड प्रॉब्लम 1 करी, वर्ड प्रॉब्लम 2 करी, C1 0 ही आया है। तो हम अपने सॉल्यूशन में जाकर इसको अपडेट कर देते हैं। दूसरी बाउंड्री कंडीशन हम तब लगाएंगे, पहली बाउंड्री कंडीशन हमने लगाई है। अब हम इसको अपडेशन दे देते हैं। तो y xt C1 0 हो गया, तो वी हैव C2 sin px C3 cos PCT C4 sin PCT। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन अपडेट हो गया। अब बाउंड्री कंडीशन 2 लेते हैं। बाउंड्री कंडीशन 2 क्या थी? बाउंड्री कंडीशन 2 कि हम जब लेंथ L है वहाँ पर भी हम डिस्प्लेसमेंट नहीं ले पा रहे, तो वाई एल टी इज इक्वल टू 0। तो अब हम x को L रख देंगे, तो C2 साइन PL, यहाँ पे भी x आ ही नहीं रहा है, तो C3 cos PCT C4 साइन PCT, और ये क्या है? 0 के बराबर है। तो देखो अब इन तीनों की प्रोडक्ट 0 आ रही है, तो इनमें से कौन 0 हो सकता है? ये ब्रैकेट तो 0 नहीं हो सकता, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, सॉल्यूशन 0 हो जाएगा इस ब्रैकेट के 0 होते ही। कांस्टेंट 1 ऑलरेडी मेरा 0 हो चुका है, कांस्टेंट 2 भी अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरा ब्रैकेट 0 बन रहा है, तब भी सॉल्यूशन 0 जा रहा है, तो ये भी हम नहीं ले सकते। तो फिर 0 बनाने का जो रीज़न है वो साइन PL के पास है। साइन PL 0 हो सकता है कब? साइन 0 कब होता है? n पाई पर। तो जब आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो PL की वैल्यू n पाई हो गई, और P की वैल्यू जो कांस्टेंट P हमने माना था अपने सॉल्यूशन को निकालने के लिए, उसकी वैल्यू n पाई L हो गई। ये भी हर क्वेश्चन में सेकंड बाउंड्री कंडीशन से P की वैल्यू मिल जाती है। तो फिर से हम इसको अपने सॉल्यूशन 2 में अपडेट कर देंगे। तो सॉल्यूशन बिकम, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? दूसरी बाउंड्री कंडीशन के बाद दोनों हमने अपडेट कर दी, तो जो हमने यहाँ अपडेशन किया है ना, ये इसी में हम अपडेट कर देंगे। तो C2 हमारे पास बचेगा साइन P की वैल्यू क्या हो गई? n पाए x तो है ही बाय L। फिर हम इधर गए C3 cos P की वैल्यू क्या होगी? n पाए CT बाय L। ध्यान से रखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा समझ के करना है, कोई बहुत इसमें लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस भी नहीं है। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया बाउंड्री कंडीशन 2 के बाद, अपडेट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, ये जो कॉन्स्टेंट्स है ना, इनको एक साथ ले लेते हैं, फिर बाद में हम इसको जनरल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो C2 C3 cos n पाई CT बाय L, और C2 C4 साइन n पाई CT बाय L, और ये जो हमारा साइन n पाई x बाय L है, ये हमने यहाँ
किया। तो ये हमारी दोनों बाउंड्री कंडीशंस के बाद जो अपडेशन था वो है। अभी जो C2 C3 है ना, ये और ये C2 C4 है, ये कांस्टेंट ही तो है, तो हम इनको रिप्लेस कर देते हैं। तो C2 और C3 को तो हमने नाम दे दिया AN, और C2 और C4 को हमने दूसरा एक कांस्टेंट कह दिया BN। तो नेक्स्ट पेज पे फिर हम इनको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जो सॉल्यूशन है, अभी दो बाउंड्री कंडीशंस लगी हैं, अभी हमारी इनिशियल कंडीशंस अभी हमने यूज़ नहीं की है। तो AN हमारा क्वेश्चन बना AN, और एक बार हम प्रीवियस पेज से देख लेते हैं वैल्यू। cos n pi ct cos n pi ct by L plus Bn sin n pi ct by L और sin n pi x by L। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया जब हमने इसमें कांस्टेंट को भी रिप्लेस कर लिया। ठीक, अब इनिशियल कंडीशंस पे आते हैं। पहली इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या है उसको ले लेते हैं। इनिशियल कंडीशन, अभी हमारे दो कांस्टेंट है ए एंड बी एन, और दो ही हमारे पास कंडीशंस बची है इनिशियल में। तो इनिशियल कंडीशन कहती है डेल वाई बाय डेल टी इक्वल टू ज़ीरो एट टी इक्वल टू ज़ीरो। तो हम क्या करेंगे, ये जो y है ना इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देंगे, और ठीक है, तो फिर उसमें हम t को बाद में ज़ीरो रख देंगे। तो पहले हम डिफरेंशियल निकाल देते हैं। तो डेल वाई बाय डेल टी, ए एन कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एन पाई सी टी बाई एल प्लस, ओ सॉरी अभी इसके अंदर का भी तो करना है, एन पाई सी बाय एल, फिर बी एन कॉस एन पाई सी टी बाय एल और एन पाई सी बाय एल। और क्योंकि हमने जो डिफरेंशियल है टी के रेस्पेक्ट में किया है, और ये तो बाहर हमारे पास एन पाई एक्स बाई एल है। अब हम क्या करेंगे, इसको ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। ज़ीरो कब करना है, जब t ज़ीरो है। तो t को ज़ीरो रख दो तो ये डी वाई बाई डी टी ज़ीरो हो जाएगा, तो बिकम ज़ीरो। अब t को ज़ीरो रख दो, जब आप यहाँ t को ज़ीरो रखोगे तो साइन ज़ीरो ज़ीरो, तो ये फर्स्ट टर्म तो पूरी ज़ीरो हो गई। बी एन कॉस ज़ीरो वन होता है, तो आपके पास बचा एन पाई सी बाय एल, और एक आपके पास बचा साइन एन पाई एक्स बाय एल। अब इन तीनों की प्रोडक्ट ज़ीरो आ रही है। साइन को अगर मैं ज़ीरो के इक्वल रख दूँ तो फिर ये पूरी टर्म आंसर को लेके चली जाएगी, आंसर ज़ीरो हो जाएगा। n की वैल्यू हम 1 से इन्फिनिटिव लेते हैं, है ना, तो n भी हमारा, यहाँ पे हम n को ज़ीरो नहीं लेंगे, पाई ज़ीरो नहीं होता, c ज़ीरो नहीं है, लेंथ l ज़ीरो नहीं है, तो इट इम्प्लाइज बी एन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बी एन की वैल्यू हमें ज़ीरो मिल गई। तो जब बी एन हमें ज़ीरो मिल गया तो अब क्या करना है, फिर से हमें सॉल्यूशन को अपडेट कर देना है। तो वाई एक्स टी ए एन कॉस एन पाई सी टी बाई एल, बी एन तो ज़ीरो हो गया, और साइन एन पाई एक्स बाई एल। अभी हमारी एक इनिशियल कंडीशन बची हुई है, वी हैव टू फाइंड द ए एन। ठीक है, अब जो लास्ट इनिशियल कंडीशन है उसको लिख लेते हैं। इसको पहले मोस्ट जनरल सॉल्यूशन में ले लेते हैं, क्योंकि हमें ये देखना है कि हमारे आंसर में तो एक ही टर्म आ रही है, जैसे हम मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल में कर रहे थे, हमारे आंसर में एक टर्म आ रही है। जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है उसमें कितनी टर्म्स हैं, ठीक है, वो कंपेयर भी हो पाएंगी कि नहीं। कंपेयर नहीं हो पाएंगी तो फिर हम उसे फोरियर सीरीज के फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो फोरियर कोफिशिएंट से कैलकुलेट होगा वो। तो हम पहले अपने क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है। तो क्वेश्चन की जो हमारी इनिशियल कंडीशन है वो है y की वैल्यू हो जाती है y ज़ीरो साइन क्यूब पाई एक्स बाय एल। ठीक है, ये साइन क्यूब है, ठीक, तो साइन क्यूब, और यहाँ पे साइन की जो पावर्स है वो वन है, तो ये क्यूब को मुझे साइन की पावर वन में साइन क्यूब का फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे मोस्ट जनरल सॉल्यूशन लिख लेती हूँ।
इनिशियल कंडीशन से पहले। तो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन इज yxt इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। हमने इनफाइनाइट टर्म्स ले ली, अब जितनी हमारी ज़रूरत की होंगी उतनी हम ले लेंगे इसमें, और बाकी हमारे कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे। n पाई x बाय एल। अब ये जो साइन क्यूब है ना, इसको जरा आप देखो, साइन क्यूब थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन क्यूब थीटा का फार्मूला कौन बच्चा बताएगा क्या होता है? साइन क्यूब का होता है 3/4 साइन थीटा माइनस 1/4 साइन 3 थीटा। ऐसे लिखा हुआ मिलता था आपको बुक में, 3/4 बाहर, साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। ठीक है, तो ये जो साइन क्यूब है ना, मैं इसको इस तरह से लिख दूंगी अभी, तो 2 टर्म आ जाएंगी, तो फिर मैं कंपेयर कर लूँगी यहाँ से इसको। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हम आए नेक्स्ट पेज पे, तो अब हम अपनी इनिशियल कंडीशन को लिख लेते हैं। तो इनिशियल कंडीशन, तो y इज इक्वल टू y0 साइन क्यूब पाई एक्स बाय एल एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 रखने पर y की वैल्यू ये हो जाएगी। और ज़रा इसको अच्छे से हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो 3/4 साइन पाई एक्स बाय एल माइनस 1/4 साइन 3 पाई एक्स बाय एल। ये हमने उस क्यूब वाले फॉर्मूले से खोल लिया, प्रीवियस पेज पे जो मैंने यहाँ लिखा था आपको, यहाँ बताया था। ठीक है, इससे हमने खोल लिया। तो हमने देखा कि जो हमारे पास कंडीशन है उसमें 2 टर्म्स आ रही हैं। अब हमारा मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, उसको भी लिख लेते हैं। मोस्ट जनरल सॉल्यूशन जो था yxt इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos, वो था हमारे पास an cos n पाई ct बाय एल और साइन n पाई x बाय एल। अब हमें क्या करना है, इनिशियल कंडीशन के लिए t को 0 रखना है। तो पुट t इज इक्वल टू 0, हमने t को 0 रख दिया, तो ये बन गया yx0। अब yx0 पर क्वेश्चन की कंडीशन तो ये है ना, तो मैंने यहाँ लिख दिया y0 3/4, y0 की भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और माइनस y0/4 साइन 3 पाई एक्स बाय एल। ये तो क्वेश्चन की कंडीशन है। अब हमारे आंसर की क्या है, हमने भी t को 0 रख दिया, तो t को 0 रखने पे cos 0 1 हो गया, तो an साइन n पाई एक्स बाय एल। ज़रा यहाँ 1 की वैल्यूज इसमें n की वैल्यूज रखते जाओ, तो a1 साइन पाई एक्स बाय एल, a2 साइन 2 पाई एक्स बाय एल, a3 साइन 3 पाई एक्स बाय एल, a4 साइन 4 पाई एक्स बाय एल, एंड सो ऑन। इस तरह से ये टर्म चलती जाएगी। जरा आप कंपेयर करो फर्स्ट टर्म को, साइन पाई एक्स बाय एल है, यहाँ पे भी साइन पाई एक्स बाय एल है, तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई, a1 की वैल्यू हो गई 3y0/4, और पहली टर्म है तो n की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, a2 साइन 2 पाई एक्स बाय एल है, यहाँ पे नहीं है, तो a2 जो है वो 0 है जब n 2 है। ठीक, अब a3 देखो, a3 3 पाई एक्स बाय एल है यहाँ पे, तो a3 की जो वैल्यू है वो हो गई -y0/4 n इज इक्वल टू 3। उसके बाद की जो टर्म्स है वो तो है ही नहीं, तो a4 a5 सब क्या हो जाएंगी आगे की 0। अब हमें a1 और a3 की वैल्यू मिल गई, वो हम अपने मोस्ट जनरल सॉल्यूशन में लिख देंगे। इसका मतलब हमारे मोस्ट जनरल सॉल्यूशन में भी 2 ही टर्म्स आनी है। ठीक है, और n की वैल्यू 1 और 3 के लिए आनी है। तो जो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन है, एक तो हम यहाँ पे n को 1 रखेंगे, यहाँ पे भी, और a1 बनेगा तो a1 की वैल्यू रखेंगे, फिर n को 3 रखेंगे, तो यहाँ पे भी। तो सॉल्यूशन लिख देते हैं बस, फिर क्वेश्चन हमारा खत्म होने वाला है।
So solution is y x t is equal to 3y 0 by 4 sin pi x by l cos n की वैल्यू हम 1 रखेंगे यहाँ पे अब cos pi ct by l माइनस y 0 by 4 sin 3 pi x by l cos n की वैल्यू में कितनी आएगी 3 pi ct by l। ये हमारा इसका आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर था। बेसिकली हमें स्ट्रिंग 1 डायमेंशनल स्ट्रिंग की जो इक्वेशंस हैं, पहले तो हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए, हमें उस इक्वेशन का सॉल्यूशन पता होना चाहिए। पता होने के बाद भी आपको तीनों केसेस में से जो मोस्ट रेलिवेंट केस हम ले रहे हैं, मोस्ट कंसिस्टेंट केस ले रहे हैं, उसका सॉल्यूशन आपको करके दिखाना है, जो हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमें बाउंड्री और इनिशियल कंडीशंस को लिखना है। अब जो बाउंड्री और इनिशियल कंडीशंस हैं, दे विल हेल्प अस टू फाइंड द कांस्टेंट इन आवर आंसर। जो हमारे आंसर्स के कांस्टेंट है वो निकालेंगे। तो जब बाउंड्री कंडीशन 1 होती है, मोस्टली वो जो है C1 की वैल्यू को निकालती है 0। जो हमारा सेकंड बाउंड्री कंडीशन होता है वो P की वैल्यू को निकाल देता है, P की वैल्यू बता देता है। हम जैसे जैसे अपने कांस्टेंट्स की वैल्यू को निकाल रहे हैं, हमें उसको हैंड टू हैंड अपने सॉल्यूशन में अपडेट करना है। तो जब 2 बाउंड्री कंडीशन हो जाएंगी, आपने उसको अपडेट कर दिया, उसके बाद आप अपने जो सॉल्यूशन में 3 कांस्टेंट अभी भी आ रहे होंगे, C2 C3 C4। तो C2 C3 को आप an मान लो, C2 C4 को आप bn मान लो। तो 2 कांस्टेंट हो गए, वापस से 2 कंडीशन आपके पास बचती हैं, एक इनिशियल कंडीशन 1 और एक 2। तो जो इनिशियल कंडीशन 2 है वो तो डेरिवेटिव पे लग रही है ना, तो डेरिवेटिव निकाल के 0 रखना है, t को 0 रखना है, तो bn की वैल्यू मिल जाएगी। bn उसमें 0 आ रहा था हमारा, अब bn को 0 रख दिया हमने अपने मोस्ट जनरल सॉल्यूशन में। उसके बाद जो मेन चीज़ है उस पर ध्यान देना, an जब आप निकालोगे, जो लास्ट कांस्टेंट बचेगा आपका, तो आप ये देखो जो आपको y = fx में दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो टर्म कंपैरिजन से आ जाएगी। जैसे हमारे कल प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चन में वो कंपैरिजन से आराम से मिल गई थी। आज वाले में भी हमने क्यूब का फार्मूला एक्सपेंड कर लिया था, तो हमें पता चल गया था हमारे आंसर में 2 टर्म्स हैं, तो हमने समेशन को 2 टर्म्स के लिए कर दिया था सिंप्लीफाई। लेकिन किसी किसी क्वेश्चंस में वो कंपेयर नहीं हो पाती हैं, तो वहाँ पर हम उसे फोरियर से निकालते हैं। तो जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ का आप करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेंगे, वहाँ पे हम ऐसे ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हमें कॉफिशेंट को कैलकुलेट करने के लिए फोरियर सीरीज़ का यूज़ करना पड़ रहा है। तो ये आज का लेक्चर था हमारा। डू प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए आप।